बाकी जगह का जो बताएगा वो तो कम ही होगा। और उसका नाम, उसका मेथड क्या है, अपने को छोड़ के बताना। तो जब अपने को छोड़ के ही बताएगा तो उसमें करंट जीरो कर दो, तो अगल बगल का ही तो बताएगा तो सही बता देगा। तो बैलेंस ब्रिज लेने से क्या हुआ, एरर कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि उस डिवाइस में करंट जाना बंद हो गया। तो जो कमी हो रही थी वोल्टेज में, करंट में, वो कमी ख़त्म हो जाएगा, तब वो सही बताएगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे एरर बहुत कम है, जो एरर है नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल एरर। इसलिए आप इसे पढ़ने जा रहे हैं। नहीं, वोल्ट मीटर तो पढ़ ही लिए थे, तो इसमें क्या सरदर्द कर रहा दोबारा पढ़ने का? तो नेग्लिजिबल एरर है, नेग्लिजिबल एरर। और अगर एरर पूछे कि लगभग कितना है, अंदाज़ा बताओ, तो बोलो 10⁻³ 10⁻³ इतना कम एरर है। अगर नंबर बनाओगे तो 10⁻³ करना पड़ जाएगा। और ये भी एरर केवल इंडक्शन से आ रहा है, इंडक्शन के कारण जो तार ऐसे लपेट देते हैं इसकी वजह से आ रहा है। तो एरर बहुत कम है, और वो भी आ रहा ड्यू टू इंडक्शन। अभी जब इंडक्शन पढ़ोगे जान जाओगे। लिख तो लो ही क्यों आ रहा है, ड्यू टू इंडक्शन। ये इंडक्शन के कारण आता है। अभी दिखाएंगे, अभी समझेंगे ना कैसे मेजर करेगा, ये तो सवाल है। इसे तो प्रैक्टिकल पढ़ने जा रहे हो। प्रैक्टिकल में ही होता है ना कैसे करेंगे। जहाँ सवाल आ जाए कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिकल हो गया कि नहीं? आओ चलो करके देखें। तो प्रैक्टिकल हो गया कि नहीं? अब प्रैक्टिकल हो गया। अब ये एरर जो है इसमें बहुत कम है। अब बच्चों फिर इतनी बात हो गई, अब अगली बात। अच्छा, एक बात सुनते चलो। जो वायर है वो वायर कौन सा वायर होना है? स्टैंडर्ड वायर। इसमें स्टैंडर्ड वायर होता है, किससे बना होता है? हैं? बता रहे हैं, लोहे के तार से। कांस्टेंटन एंड मैंगनीन से याद रखना। ये जो तार इसमें लिखा ना, इंडक्शन कम से कम होना चाहिए, तो मटेरियल कौन सा होना चाहिए? कांस्टेंटन एंड मैंगनीन। पूछा जाता है कि मीटर ब्रिज में कौन सा तार लगता है, तो लोहे का तार नहीं लगता है, ये लगता है। पूछ रहा हूँ कौन सा तार, बोल रहे हैं लोहे का, तो कांस्टेंटन एंड मैंगनीन। और वायर कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस। और क्या होना चाहिए? लेस रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी कम हो। लो हीट जनरेशन, हीट जनरेशन कम होना चाहिए, नहीं तो हीट लॉस हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगी। लो हीट जनरेशन, हीट का जनरेशन होगा तो, लेकिन कम होना चाहिए, ये बात हुआ। बच्चों मेन यही है, कांस्टेंटन मैंगनीन मेन है। और यूनिफॉर्म थिकनेस होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। मिक्सचर है तो एक ही जैसा होना चाहिए सब जगह। और रजिस्टिविटी कम हो, और रेजिस्टेंस भी, और हीट जनरेशन कम हो। ये तो बात हो गई वायर के बारे में। अब थोड़ा अगली बात आती है। टीचर आप जब प्रैक्टिकल करते थे तो पूछते थे, जो अल्फ़ा बीटा नंबर देते थे, वो ये पूछते थे कि तुम्हारे इस डिवाइस का नाम क्या है बताओ। तो बच्चे बोलते थे कि सर ये पोटेंशियोमीटर है। बोलते हो बगल में जो खिड़की के पास रखा है वो, तो बोलता मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज है। तब पूछते थे कि जब पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज दोनों है तो तूने मीटर ब्रिज क्यों नहीं लिया? सवाल आएगा ना, जब दोनों एक ही काम करता है तो पोटेंशियोमीटर पे क्यों प्रैक्टिकल कर रहा है, मीटर ब्रिज पे क्यों नहीं कर रहा है? तब वो कुछ तो बताएगा।
तब वो कुछ क्या बताएगा, और उसे बताने के लिए इधर देखो। अब आप देखो, अब आगे ये डिफरेंस क्या है उसको समझाना चाह रहा हूँ। ये कोई तार है, और ये मैंने बैटरी लगाई है। x बराबर 0, x बराबर L, और ये मान लो कि बैटरी वोल्ट भी है। स्मॉल r स्मॉल a, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। स्मॉल ए क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब अगर पूछा जाए कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर, आर का मान लो ए बी है, बच्चों बताओ कि कुछ ए बी रेजिस्टेंस कितना होगा? ए इंटू एल, सही है। अगर यूनिट लेंथ का स्मॉल ए रेजिस्टेंस है तो एल लेंथ का कितना होगा? ए इंटू एल। तब ये बताओ इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी? I बराबर V अपान ए एल। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? CS बराबर थीटा अपान आई, थीटा अपान V, ऊपर ए एल। ये ए थीटा भी सब है कांस्टेंट, थीटा डिफ्लेक्शन है। और आप लिखते जाएंगे। तो करंट सेंसिटिविटी, आप ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, इसको इस तरह से रहना लिखो। बता रहा हूँ, इस तरह से ना लिखो, ऐसे लिखो। करंट सेंसिटिविटी सी एस प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आई, राइट, ऐसे लिखो। और वहाँ पे आई किस पे डिपेंड कर रहा? वी और ए तो फिक्स है 1/L, इसलिए ये सी एस प्रोपोर्शनल टू एल। तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना डिवाइस ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो बताओ मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में कौन ज़्यादा सेंसिटिव है? पोटेंशियोमीटर। तो उसमें मैंने क्या बोला कि तार की लंबाई 1 मीटर नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा। समझ में आया ना? ज़्यादा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा सेंसिटिव। कोई बोले कितना बड़ा तार लगाएं, बोलो यहाँ से ले आओ लंदन तक का तार लगा दें। हाँ, जितना बड़ा तार देगा उतना अच्छा रहेगा। तो सेंसिटिविटी लेंथ पे डिपेंड करेगा, मोर लेंथ मोर सेंसिटिविटी, ये बात हुआ। तो जब आपसे प्रैक्टिकल वाले टीचर पूछते हैं तो ऐसे ही बताना पड़ता है, ऐसे ही बताया जाता है, तब वो समझते हैं कि अच्छा ये पढ़े लिखे बच्चे हैं। पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव as compared to meter bridge, as compared to meter bridge। बच्चों ये बात हो गई। पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है मीटर ब्रिज के कंपैरेटिवली। आपको क्या क्या पता चला कि इसमें तार कौन सा लगाते हैं?
कांस्टेंट एंड मैग्नीज। एरर क्या होता है? बहुत कम, वो भी इंडक्शन के कारण, और एरर है 10⁻³ के आसपास। और दूसरी बात हुआ मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों बेस्ड हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसमें पोटेंशियोमीटर क्यों प्रेफरेंस लिया? क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। बस इतना कहानी आपको आना चाहिए, बाकी प्रैक्टिकल करना आना चाहिए। अब प्रैक्टिकल कैसे करेंगे देखो तो करके एक सवाल दिखा दूँ। चलो बच्चों एक क्वेश्चन को समझ लो। अभी जब घर जाइएगा तो पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं, पहले जितने एग्ज़ाम में अब तक आए हैं उतने ही सवाल ही हैं, उसके बाद अब कोई नया सवाल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक ही प्रैक्टिकल है और कम से कम 20 बार पूछा है। तो अब एक प्रैक्टिकल पे 20 सवाल बन गया तो अब क्या 20 से और 23 बनेगा? अब नहीं बनेगा, उसी में कुछ आला वाला करके फिर पूछ लेगा। तो इसलिए वो पहला काम है कि आप पूरे डिवाइस को आज ही कर लेना जितने पढ़ रहे हो, नहीं तो कल सुबह तक साफ़ हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। समझ गए? इसलिए फिर से एक बार देख लो। अब देखो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो समझा रहा हूँ। इसी के बाद आपको न्यूमेरिकल लेना है, ध्यान से देखिएगा। जिस बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसको मैंने वहाँ लगा दिया उधर, और एक बैटरी जिसकी इंफॉर्मेशन दी है उसको मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ। अब ये ए है और ये बी है। यहाँ पे तार की लंबाई इधर से लिख दूँ, x बराबर 0 है और ये x बराबर l है, और ये बच्चों v है। तो सबसे पहला काम है देखो समझो क्या पहला काम है। यहाँ पे मैंने लगाया गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी है। जॉकी माने इंडिकेटर, ये यहाँ पे जॉकी रखा J1। अब ये कितनी दूरी पे है? x1 पर है। देखो मैं एक्सपेरिमेंट करके कुछ समझाना चाह रहा हूँ, अब देखिएगा। अब पहले निकालेंगे करंट इन वायर। वायर AB I बराबर V/A इंटू L। सही है? I बराबर V/AL क्यों लिखा है? यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस A है तो L लेंथ का L हो गया। अब बच्चों हम निकालेंगे ये जो एट J1, जब J1 पे जॉकी है तब पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R, R माने AX, आप लिखोगे V/LX, और इस V/L को लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये आपको मिला पोटेंशियल डिफरेंस बराबर KX। K को क्या लिखते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये फार्मूला हो गया, K है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। बस इसमें एक ही फार्मूला यूज होता है, जहाँ भी पूछे KX लिखो, और कोई फार्मूला देश में नहीं है। अब बच्चों वहाँ से जब उतना लिख लेना तो फिर इधर एक लाइन और लिख लेना। लिखना क्या है? समझना है, मेन समझना है।
यहाँ क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे जब हम J1 की बात करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 बराबर KX1 होगा। अब या तो KX1 ज़्यादा होगा या तो कम होगा। अब यहाँ पे अगर मैंने ये देखा कि KX1 का मान E से कम है, ये कम है, तो IG का मान 0 नहीं होगा। अगर ऐसा केस है तो IG का मान 0 नहीं होगा। कैसे, इसे थोड़ा और क्लियर करके आपको दिखाऊं तो समझ आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे ना गैल्वेनोमीटर लगा दो, यहाँ पे जॉकी यहाँ रखा। अब ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, कम है। तो अगर कम है तो ये डिस्चार्ज होगा कि चार्ज होगा, ये कम है ये ज़्यादा है, तो उधर वाले से करंट इधर आएगा। जब करंट इधर आएगा तो ये इंडिकेशन ऐसा आएगा। अब ये 0 नहीं है तो ये मशीन क्या बता रहा है, ये आगे जाओ उधर। प्रैक्टिकल करते रहते हैं तो पता चलता रहता है कि हमें करना क्या है, वही बताता है कि हमें किधर ले आना है, इधर ले आना है कि उधर ले जाना है, तो उधर ले जाना है। तो बच्चों यहाँ पे IG का मान 0 नहीं हुआ, इसलिए मेरा ये पॉइंट नहीं है। फिर हमने क्या किया, जॉकी को ले गया यहाँ रखा, दूसरी सेटिंग, यहाँ रखा J2 पर। अब J2 पे रखा तो X2 आ गया, ले गए खींच ले गए दूर तक। अब इसे आपको बताना होगा बच्चों, J2 की कंडीशन ना आप हमें बोलो तो मैं लिख दूँ। हाँ शाबाश। J2 पे आप लिखोगे V2 बराबर KX2, और ये V2 कुछ ज़्यादा ही हो गया, उठाए तो खींच ले गए दूर तक। तो जब ज़्यादा हो गया तो बैटरी चार्ज होने लगी, करंट इधर से उधर जाने लगा। अब ये करंट इधर फ्लो कर रही है, करंट का डायरेक्शन इधर हो गया। तो ये मशीन क्या बता रहा है कि यहाँ कहाँ चले आए, वापस लौट जाओ, वापस लौटा रहा है। अब वहाँ पे ज़्यादा हो गया वोल्टेज, ये भी डिफ्लेक्शन नहीं है। अब फिर क्या हुआ, मैंने यहाँ रखा J पर, अब J पे रखा तो ये X है, X। अब लिखूँगा एट J, बोलो बच्चों J पे क्या लिखा जाना है, V बराबर KX। और यहाँ पे ये करंट जो है 0 हो गया। अब इसमें करंट नहीं जा रही है, तो जब नहीं जा रही है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बना, और ये वाला बोल्ट उसके बराबर हो गया कि नहीं। तो बताओ इसमें इधर है कि एकदम वैल्यू एग्जैक्ट आ गया, एग्जैक्ट आ गया, ये काम कर गया। अब यहाँ पे लिखा जाएगा EMF E बराबर KX, तो EMF हमने मेजर कर लिया। यही इसका सिस्टम है। सवाल बहुत आसान देता है, बोलता है कि इतनी दूरी पे डिफ्लेक्शन 0 है, तो X दे देता है कि हमें निकाल लेना होता है, सवाल में रहता है इन्फॉर्मेशन, और KX करके 4 नंबर फ्री का मिल जाता है। इसीलिए इसे पढ़ रहे हैं आप कि मुफ्त में नंबर मिलता है। और यही छोटी छोटी बात बच्चे नहीं पढ़े रहते, वो पिछड़ जाते हैं कि जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था। यही सब सवाल है, 10% सिलेबस और 40% क्वेश्चन, यही सब पॉइंट्स हैं। कुछ नहीं, छोटी सी बात, एक सवाल फिक्स है। अब मैं इस पे एक सवाल दे के ज़रा कंफर्मेशन लेना चाहूँगा, हटाया जाए। ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, तब तक आप लिखो के रेडी हो जाइए।
बच्चों लोग क्वेश्चन सुनो। यहाँ पे जो लेंथ दिया है x बराबर 0 और ये है 600 सेंटीमीटर, 6 मीटर है, ये 10 ओम है। यहाँ का EMF हमें नहीं पता है, स्मॉल r नहीं पता है, सब पता नहीं है। क्वेश्चन लिखा है स्विच ओपन जब स्विच ओपन है तो IG बराबर 0 एट x बराबर 280 सेंटीमीटर, और जब स्विच क्लोज है बच्चों, क्लोज्ड, तो IG बराबर 0 एट x बराबर, थोड़ा सा बदलेंगे, रुको 1 मिनट, 280 थोड़ा कम है, 320 कर दो, x बराबर 240 सेंटीमीटर। देन फाइंड EMF और स्मॉल r। EMF क्या है और इस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये पूछा है। अच्छा, बैटरी का वोल्ट नहीं दिया है, 12 वोल्ट, ये वाला छूट गया है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहे होंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ी होगी। ये 12 वोल्ट है, हाँ ये छूटा था, वो लिखा जाएगा। बच्चों लोग अब कैलकुलेशन में क्या क्या सोचा जाए, ये तो सवाल लिखा हुआ है, लिख लिया, अब थोड़ा मेरे से समझो। क्वेश्चन नोट हो गया था कि नहीं? आप ज़रा देखो, मैं लगाऊंगा और आप लगा भी रहे हैं, आप लोगों का आंसर आ भी रहा होगा, फिर भी अब मुझे देखें और मुझे बताएं आप। बच्चों सबसे पहला काम, K बराबर V अपान L, पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो, तो आ जाएगा 12 अपान 600 वोल्ट पर सेंटीमीटर। पहला काम हो गया। अब सुनो, अब ध्यान सुनो, जब स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो IG का मान 0 है ना, इसका मतलब ये वाला कंडीशन है, और यहाँ पे करंट 0 है। अगर यहाँ करंट 0 है तो यहाँ भी करंट 0 होगा। बताओ रजिस्टर में करंट कितना होगा भाई? वहाँ 0 होगा तभी तो आगे 0 होगा। तो अगर यहाँ IG हमने 0 सवाल में लिख दिया है तो हम समझकर ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं I इक्वल टू 0। तो IG बराबर 0, तो वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस
वो भी जीरो हो जाएगा। हाँ, वहाँ जीरो, कोई वोल्ट तो आएगा नहीं। जब कोई वोल्ट नहीं आएगा तब केवल एक ही वोल्ट आएगा, ईएमएफ। क्यों? जब करंट वहाँ नहीं है तो केवल ईएमएफ आएगा, ई का मान। और ई बराबर क्या लिखा जाएगा? के एल या KX1। के का मान 12/600 और X1 कितना दिया था? 320। कैंसिल हो गया। 32/5 वोल्ट। ये बैटरी का ईएमएफ आ गया। एक काम हो गया। अब दूसरा देखो कितना आसानी से आंसर निकलते हैं। बस इतना ही करना है और कुछ और थोड़ी करना है। अब इसके बाद बच्चों आप लिखोगे स्विच क्लोज्ड। जब हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे तो IG जीरो हो जाएगा, लेकिन अब इस सर्किट में करंट जीरो नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर में करंट तो जीरो है, लेकिन इस सर्किट में करंट जीरो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सर्किट क्लोज हो गई, अपना अलग से एक सर्किट बन गई। और बच्चों यहाँ पे तब आपको मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज। क्या मिलेगा? टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ नहीं, अब टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। अब यहाँ टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। अब टर्मिनल वोल्टेज V बराबर लिखोगे KX2। अब K का मान 12/600 और X2 का मान कितना? 240। ठीक, काट दो। 24/5 वोल्ट दिया जाएगा। बच्चों स्मॉल r पूछा है। कल आपने एक फार्मूला पढ़ा था, याद होगा, E/V-1 इंटू कैपिटल R। देखो कापी में देखो क्या पढ़े थे, यही पढ़े थे, कुछ और पढ़े थे? सेल पढ़ रहे थे ना कल, तो घर पे रिवीजन क्यों नहीं किए? ये देखो ये लिखवाया था कि नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस। कापी में ढूंढ के देख के बताओ। जब सेल का चार्जिंग पढ़ाए, डिस्चार्जिंग पढ़े थे, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, तो उसी के नीचे तीसरी लाइन देखो क्या लिखा है। स्मॉल r की वैल्यू लिखा होगा। वो लिखा है, वो जो येलो से पीले रंग से पेंट किया है, क्या लिखा है? तो वही लिखा कि बदल गया है? मैंने वही लिखा है। और जैसे याद रखना है कि यहाँ में कापी लेके बैठोगे, हाँ, और कापी में ढूंढ भी नहीं पा रहे हो, तो कापी लेके बैठोगे भी तो ढूंढ भी नहीं पा रहे हो। यही है। चलो लिख लो। अभी अपान V करोगे तो 32/24 -1 इंटू लोड रजिस्टर कितना दिया है? 10 ओम। तो इसको लगा लो, जितना आएगा उतना ओम। ये हो गया। तो बच्चों ये आपका जो सर्किट वाला पार्ट था ना, ये कंप्लीट हो गया। अब आपका ये कहानी समाप्त हो गया। पोस्ट ऑफिस बॉक्स जानते हैं? बता रहे हैं अल्लाहपुर में है। वो वाला बॉक्स नहीं बता रहा हूँ, वो तो ख़त्म हो गया। अब उसकी जगह तो मोबाइल आ गया, ईमेल, कुरियर, वो वाला नहीं बोल रहा हूँ। चलो लिख लो उसको, भी 2 मिनट में बता दूँ। मान लो एग्जाम में कुछ पूछ ही ले वहाँ से। यहाँ तक का बच्चों ये सवाल आज घर पे लगा लेना। और एक लास्ट लाइन है, लिख रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। उसे आपके सिलेबस से कायदे से हटा देना चाहिए। अब उसका यूज़ नहीं होता, लेकिन अभी भी है तो उसे जान लो, पूछ ही ले मान लो कोई। तो लिखो पोस्ट ऑफिस बॉक्स लिख लो। बस पोस्ट ऑफिस बॉक्स आखिरी लाइन है इसकी। पोस्ट ऑफिस बॉक्स।
इसका काम क्या है? यूज टू मेजर हाई रेजिस्टेंस। लिख लो, इसका यूज़ करते थे ज़्यादा रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो लिखोगे यूज टू मेजर हाई रेजिस्टेंस। यूज टू मेजर लार्ज रेजिस्टेंस, लार्ज या हाई दोनों भी लिख सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल लिख लेना, रेजिस्टेंस ऑफ टेलीग्राफ वायर, पेपर में पूछा गया था। रेजिस्टेंस ऑफ टेलीग्राफ शुरू में जब बनाया था ना, तो यही ज़रूरत थी हमारी, जो टेलीग्राफ माने जो फ़ोन वाली लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ बनाएं, ये हमारे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। तब उसी समय इसको बनाया गया था, और अब अभी भी सिलेबस में है तो जानना चाहिए, जानो। तो बच्चों लिखा है यूज टू मेजर लार्ज रेजिस्टेंस, और कैसा रेजिस्टेंस? टेलीग्राफ वायर का। अब इसके बाद नीचे लिखो बेस्ड ऑन बैलेंस ब्रिज, बेस्ड ऑन बैलेंस ब्रिज। ये बैलेंस ब्रिज पे बेस्ड है, यही सब थ्योरी है। अब लिखा है कि ये बैलेंस ब्रिज पे बेस्ड है। अब एक ज़रा बैलेंस ब्रिज हम बनाएंगे यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ स्विच है, गैल्वेनोमीटर है, ये 4 रेजिस्टेंस होते थे, P, Q, R, S। यही जो आर्डर है वही आर्डर है, इसी आर्डर में बनाया था लोगों ने। हम लगा देते थे यहाँ पे बैटरी लगा दिया। पहले स्विच, फिर बैटरी। अब बच्चों ये बताओ कि इसमें जब हम इसे क्लोज़ कर देंगे, मान लो क्लोज़ हो गया, तो अननोन रेजिस्टेंस इसमें कौन है? पहला सवाल है कि अननोन रेजिस्टेंस कौन है। यही सब क्वेश्चन है पेपर में। मान लो यही तना पूछ ले कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस कौन है, तो अब अननोन रेजिस्टेंस कौन है, अब यही नहीं जानते रहोगे तो जीवन ही बेकार है, हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल तो कभी किए नहीं। अननोन रेजिस्टेंस यस है, वो यस अननोन रेजिस्टेंस होता है, ये नहीं होता है, ये होता है। हमें यस निकालना पड़ता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या निकालना पड़ता है? रेजिस्टेंस में कौन सा रेजिस्टेंस? एस। और पी और क्यू कैसी वैल्यू होती है? छोटी वैल्यू की बड़ी वैल्यू? पी क्यू स्मॉल रेजिस्टेंस होते हैं, ये छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, छोटी वैल्यू होती है। और आर एस लार्ज रेजिस्टेंस होता है। ये स्मॉल रेजिस्टेंस है, और वो आर जो नहीं लिखा है वो बड़ा रेजिस्टेंस है, आर लार्ज रेजिस्टेंस, ये बड़ा रेजिस्टेंस होता है।
देखो कैसे ये सर्किट बनेगा वो दिखाया जा रहा है। ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स कैसे लोगों ने बनाया था। ये एक फ्रेम है, ये इस टाइप का। यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है, अभी लिख देता हूँ ABCD, इसी के हिसाब से बनाना है। देखो ये पॉइंट है A। अब आपको अननोन रेजिस्टेंस कहाँ लगानी है? इन दोनों के बीच। अब लिखो मत, अब देखो, दिन भर तो लिखते ही रहते हैं। अब यहाँ पे आपको अननोन रेजिस्टेंस लगानी है, S। यहाँ जैसे फ्रेम वैसे वो भी है, S के सामने S लगा दिया, वही अननोन रेजिस्टेंस है। पूछे जाएगा कि अननोन रेजिस्टेंस कहाँ लगा है, जैसे फ्रेम बना के दे देगा तो यहीं पे दिखाना है। ये पॉइंट B है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे